14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मंडला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से बिना किसी से राब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें डरने वाली बात ये थी कि पिछले 2 घंटे से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसी वजह से एथेंस में डर का माहौल बन चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीस एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए। जब फाइटर जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो प्लेन के अंदर होश उड़ा देने वाला मंजर देखा गया। पता ये चला कि प्लेन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट में भी कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान F-16 के पायलट्स को प्लेन के कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बजाहिर पायलट नहीं लगता था। वो कॉकपिट में इधर उधर घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ उतरने लगा। कुछ ही मिनट्स के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब खत्म हो गए। पर आखिर ये सारा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर कोई भी हरकत क्यों नहीं थी और क्रू मेंबर्स किसी भी मैसेजेस का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ था जो बाद में एक खौफनाक हादसे की वजह बना? ये कहानी है हेलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी याद किया जाता है। मिस्टर फैक्ट्स की वीडियो पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हेलियोस फ्लाइट 522 पर सवार हुए। उनकी मंजिल तो चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी, लेकिन रास्ते में उनका एथेंस में एक स्टॉप ओवर था। गर्मियों का मौसम था और ज्यादातर लोग साइप्रस से छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे जो एथेंस में उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन एक निहायत एक्सपीरियंस शख्स थे। 59 इयर्स की एज में उनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 इयर्स के थे और उन्होंने भी 7,500 घंटे फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस ले रखा था। आमतौर पर ऐसे हादसों में क्रू की एक्सपर्टीज में जोर दिया जाता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ अलग थी। ये दोनों पायलट पहले भी कई फ्लाइट पर एक साथ थे और फर्स्ट ऑफिसर ने अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों से कैप्टन के दबाव और सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को भी पहले से इस मसले का पता था। सिर्फ ये ही नहीं, फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई कि उन्हें चेक लिस्ट प्रोसीजर में प्रॉब्लम होती थी। ये एक ऐसी बात थी जो बाद में सबसे ज्यादा अहम साबित होने वाली थी। ये प्लेन 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। सुबह की ठंडी हवा में प्लेन ने बिना किसी मसले के लारनाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट से ऊपर गया, क्रू ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की परमिशन मांगी, जो उनको मिल भी गई। मगर जैसे ही प्लेन 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचा, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हो गया। ये अलार्म वही था जो अक्सर टेक ऑफ से पहले जमीन पर बजा करता था जब प्लेन के टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला हो। इसीलिए दोनों पायलट हैरान थे कि वो हवा में इस अलार्म को क्यों सुन रहे हैं। 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने अपनी एयरलाइन ऑपरेशन सेंटर से राब्ता किया और उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स बंद है और पूछा कि इसके सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद है। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने जवाब दिया कि वो लाइट्स तो वैसे भी बंद होनी चाहिए और वो सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद है। इंजीनियर ने जब कैप्टन से तस्दीक करने को कहा तो कैप्टन ने कहा वो बंद नहीं है। पायलट का ये जवाब इंजीनियर को बिल्कुल समझ नहीं आया। इसी दौरान इंजीनियर को एक बात याद आ गई। फ्लाइट से पहले इसी इंजीनियर ने प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम की जांच की थी, क्योंकि इस सिस्टम के कंट्रोल्स उन सिस्टम के करीब ही थे जिनके बारे में कैप्टन उलझे हुए जवाब दे रहा था। इसी वजह से इंजीनियर ने कैप्टन से पूछा कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो पर है या मैनुअल। कैप्टन ने इसका जवाब देने के बजाय दोबारा वही सवाल दोहराया कि सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं।
इस कन्वर्सेशन के दौरान प्लेन के अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे और इसके थोड़ी ही देर के बाद हीलियोस ग्राउंड ऑपरेशन का प्लेन से राब्ता टूट गया। देखते ही देखते ये प्लेन 34,000 फीट पर पहुंच गया और इससे कांटेक्ट करने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। अब हीलियोस ग्राउंड ऑपरेशन ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो फ्लाइट 522 से राब्ता करने की कोशिश करें। अगले 5 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कंट्रोलर ने फ्लाइट 522 के करीब एक दूसरे प्लेन से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, पर ये तरीका भी नाकाम रहा। इसी दौरान फ्लाइट 522 ग्रीस के एयर स्पेस में बिना परमिशन के एंटर हो चुकी थी और उसने अपना फ्लाइट प्लान कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो फ्लाइट 522 में कोई रेडियो ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से वो कॉल्स सुन तो पा रहे हैं लेकिन उनके जवाब ट्रांसमिट नहीं हो रहे, या फिर दोनों पायलट्स हॉस्टेज बना लिए गए हैं। पहली पॉसिबिलिटी को नजर में रखते हुए एथेंस कंट्रोल टावर ने जहाज को नीचे उतरने की परमिशन देती, पर फ्लाइट 522 की तरफ से नीचे उतरने का कोई इशारा नहीं मिला। 20 से ज्यादा दफा कांटेक्ट करने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन एथेंस एटीसी ने ग्रीक एयरफोर्स से राब्ता किया और उनको बताया कि फ्लाइट 522 बिना परमिशन के ग्रीक एयर स्पेस में दाखिल हुई है और किसी तरह से उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन 2 F-16 जेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिए। इस वक्त तक फ्लाइट 522 ऑटो पायलट पर परफेक्टली अपने फ्लाइंग पाथ को फॉलो कर रही थी। जिस जगह पर उसे नीचे उतरना था वो पॉइंट ऑलरेडी 2 दफा मिस हो चुका था और जहाज 34,000 फीट पर ही उड़ रहा था। उस वक्त दोनों F-16 जेट्स ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। सुबह के ठीक 8:30 पर 2 F-16 में से एक पायलट ने काफी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट दी। उनका कहना था कि फ्लाइट 522 के कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली पड़ी है। उन्होंने पैसेंजर्स केबिन के अंदर भी देखा, वहाँ पर पैसेंजर्स बिल्कुल बेजान बैठे थे जबकि उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। F-16 पायलट्स में से एक ने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स जिसने हल्की नीली शर्ट और काली कलर की वेस्ट पहनी थी कॉकपिट पर दाखिल हुआ और कैप्टन की सीट पर बैठ गया। उसने हेडफोन्स पहने और अपने हाथ सामने वाले पैनल्स पर रख दिए। पायलट ने कॉकपिट पर मौजूद शख्स को हाथ हिलाकर इशारा किया, जिस पर उसने हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। पर कुछ ही लम्हों बाद जहाज का लिफ्ट इंजन बंद हो गया, जिसके बाद प्लेन तेजी से लेफ्ट की तरफ झुका और जमीन की तरफ उतरने लगा। सुबह 8:45 पर जहाज थोड़ा लेफ्ट की तरफ मोड़ा और उसके बाद उसका राइट इंजन भी फेल हो गया। तकरीबन 4 मिनट के बाद वो एथेंस के नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के फौरी बाद इन्वेस्टिगेटर काम पर लग गए। उन्होंने मलबे का मुआयना किया और उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए जिसने हादसे से पहले प्लेन में मेंटेनेंस का काम किया था। हादसे से एक रात पहले उसी इंजीनियर ने जहाज पर प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट किया था। इस टेस्ट के दौरान इसने ओवरहेड पैनल पर मौजूद प्रेशराइजेशन मोड को ऑटो से हटाकर मैनुअल कर दिया था, पर काम खत्म होने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो पर करना भूल गया। जहाज जब 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था तो प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल पर होने की वजह से उसके अंदर हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। कम प्रेशर में इंसानी दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक काम कर सकता है और इस हालत को हिपोक्सिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी। इसी वजह से दोनों पायलट्स की समझने की कैपेबिलिटी कम हो गई थी। जहाज के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी सिर्फ 10 मिनट की ही ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन न मिलने पर बेहोशी और मौत भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कॉकपिट में वो शख्स कौन था जो उनके बेहोश होने के 2 घंटे बाद वहाँ पर दिखाई दिया था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि वो शख्स फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोड्रमा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोड्रमा ने इंजन फेल होने के बाद मेडे कॉल्स करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो जल्दी में ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब डेड बॉडीज की जांच की गई तो पता चला कि वो क्रैश से 1 से 2 घंटे पहले ही मर चुके थे। हीलियोस फ्लाइट 522 के हादसे के बाद
एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा और कई नए रूल्स भी बनाए गए, जिनमें बोइंग को पायलट की ट्रेनिंग में इजाफा करने और वार्निंग को समझने की हिदायत दी गई। इन रूल्स को लगाने के बाद हीलियोस फ्लाइट 522 जैसा हादसा दोबारा नहीं हुआ। उम्मीद है कि मिस्टर फैक्ट्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक्साइटिंग वीडियो में।